हाय फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू डॉक्टर समीक्षा। और मैं डॉक्टर समीक्षा से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें मेरे फ्रेंड्स को। थैंक यू रितु दी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा है। मैं एक एस्थेटिक फिजिशियन और कॉस्मेटोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत काया स्किन क्लिनिक से करी थी, जहाँ मैं एज ए कंसल्टेंट काम करती थी। इसके बाद मैंने वीएलसीसी में भी एज ए कंसल्टेंट काम किया है और एस्थेटिक्स की फील्ड में मुझे ओवर 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी काफ़ी इंक्वायरीज़ हैं कि बोटॉक्स एंड फिलर्स में क्या डिफरेंस है। ओके, मैं समझ सकती हूँ कि ये क्वेरीज़ क्यों आती है, क्योंकि यूजुअली इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये दोनों ही ट्रीटमेंट्स एक ही हैं। Okay. इंटरचेंजेबली कुछ लोग इसको बात करते हैं, बट एक्चुअली ये दोनों ट्रीटमेंट्स काफ़ी अलग हैं। एक ही चीज़ इसमें कॉमन है कि ये दोनों ही एक तरह से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। राइट। तो बोटॉक्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो फाइन लाइंस और रिंकल्स को ठीक करने के लिए होता है, जिसमें हम आपकी मसल्स में इंजेक्शंस देकर उनको रिलैक्स कर देते हैं ताकि Okay. उनके ऊपर वाली स्किन बहुत ज़्यादा रिंकल्स ना प्रोड्यूस करे। जबकि Okay. फिलर्स में हम वॉल्यूम रेस्टोरेशन करते हैं, मतलब अगर जैसे आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं या चीक्स का वॉल्यूम यूथ में बहुत अच्छा था पर अब धीरे धीरे कम हो गया है, जिससे चीक्स फ्लैट हो रहे हैं या लाफ लाइंस डीप होती चली जा रही हैं, तो जहाँ भी हमें वॉल्यूम रेस्टोर करने की ज़रूरत होती है वहाँ हम फिलर्स यूज़ करते हैं। राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यस डॉक्टर, मेरा एक क्वेश्चन था क्योंकि काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं कि बोटॉक्स एंड फिलर्स क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली दोनों में डिफरेंस सिंपल है, तो मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये दोनों ही एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं जिन्हें इंजेक्शंस की हेल्प से किया जाता है। तो पहला ट्रीटमेंट है बोटॉक्स। बोटॉक्स से हम जो फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं चेहरे पे, फॉर एग्जांपल मेरे साइड में आंखों के क्रोज फीट डेवलप होते हैं या फ्राउन लाइंस हैं, या फोरहेड पे हॉरिजॉन्टल फोरहेड लाइंस जो होती हैं, इस तरीके की लाइंस जो एज के साथ डीप होती चली जाती हैं, अगर हम इनको हल्का करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट होता है बोटॉक्स। लेकिन सपोज़ मेरे आंखों के नीचे गड्ढे हो रहे हैं, या चीक्स मेरे बहुत फ्लैट हो गए हैं, नीचे लटक गए हैं, या लाफ लाइंस बहुत डीप हो गई हैं, या मेरे लिप्स का वॉल्यूम कम हो गया है, तो ऐसे ट्रीटमेंट्स में जहाँ हमें वॉल्यूम की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम फिलर्स डालते हैं। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपका एज इंक्रीज होता है तो चीक्स पर मैंने नोटिस किया कि चीक्स पर होलोनेस आ जाती है या अंडर आइज होलोनेस आ जाती है। हॉलोनेस आ तो जाती वो है। क्लियर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वी यूज़ फिलर्स। वी यूज़ फिलर्स। ओके, इन थैंक यू। दोनों ट्रीटमेंट्स को हम एक साथ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हैं। ओके। जैसे किसी को ओवरऑल रिजुविनेशन चाहिए फेस पे और एंटी एजिंग इफेक्ट्स चाहिए, तो आप जो लाइंस हैं और रिंकल्स हैं उन्हें कम करने के लिए बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ओके। और जो चेहरे का वॉल्यूम कम हो गया है उसे ठीक करने के लिए फिलर्स यूज़ कर फिलर्स। सकते हैं। जी। ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन डॉक्टर समीक्षा, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या हमें ये रेगुलर कराना चाहिए। हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं इससे रिलेटेड मिथ्स भी क्लियर करना चाहूँगी कि क्योंकि ये दोनों ही ट्रीटमेंट्स इंजेक्शंस की हेल्प से होते हैं, तो इंजेक्शन से रिलेटेड जो माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे थोड़ी सी रेडनेस होना या थोड़ी इचिंग होना, कुछ घंटों के लिए बहुत हल्की सी स्वेलिंग होना, इस तरह के माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में अगर किसी को लगता है कि ये ट्रीटमेंट बार बार कराने से मेरा चेहरा ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि बल्कि अगर आप सही समय पर इन ट्रीटमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं, तो जो साइंस ऑफ एजिंग है आप उन्हें स्लो डाउन भी कर सकते हैं। ग्रेट। राइट। तो किसी ने लेट 20s लेट 30s में अगर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हैं, तो उनके लाइंस जो होते हैं वो उतनी जल्दी डीप नहीं होंगे, या जो हॉलोनेस डेवलप होती है फेस पे वो उतनी जल्दी नहीं आएगी। हाँ। वेरी गुड। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आपने एक बहुत बड़ा मेरा क्वेश्चन क्लियर किया है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करना चाहूँगी डॉक्टर रितु, कि आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इन्हें बार-बार कराना ज़रूरी होता है? यस। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको ये ट्रीटमेंट पसंद आता है, आपको रिज़ल्ट्स पसंद आते हैं, तो आप इसे डेफ़िनेटली रिपीट करवा सकते हैं। लेकिन अगर रिपीट नहीं करवाते हैं, तो आपका चेहरा जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। वैसा ही हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा तो कुछ साइड खराब इफ़ेक्ट्स नहीं नहीं दिखाई होगा। देंगे। नहीं, बिल्कुल ओह, नहीं। इट्स अ गुड थिंग। फिर तो हमें इसे क्यों ना रेगुलर कराना चाहिए। और फ्रेंड्स,
आप भी बोटॉक्स एंड फिलर्स के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो डॉक्टर समीक्षा से कनेक्ट कर सकते हैं औरा ब्यूटी सॉल्यूशंस पर, और डेफिनेटली आपकी हर क्वेरीज क्लियर की जाएगी यहाँ पर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। मैं आजकल एक वर्ड पीआरपी बहुत सुन रही हूँ, पीआरपी ट्रीटमेंट फॉर हेयर एंड स्किन, तो प्लीज़ वो आप क्लियर करेंगे मेरे फ्रेंड्स को कि व्हाट इज़ दिस पीआरपी ट्रीटमेंट? डॉक्टर रितु, आपने बिल्कुल सही कहा। पीआरपी एक बहुत ही ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट है और ऑल्दो ये कोई बहुत नया ट्रीटमेंट नहीं है, काफ़ी सालों से ये हो रहा है, बट अब ये काफ़ी कॉमन और पॉपुलर हो गया है। यस। हाँ जी। तो मैं बताती हूँ उसका कारण क्या है। तो पीआरपी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट का अपना ब्लड लेकर उसे सेंट्रीफ्यूज करके आरबीसीज और प्लेटलेट्स को अलग कर लेते हैं। और जो प्लाज्मा और प्लेटलेट होता है उसे वापस पेशेंट के स्कैल्प में या फेस पे इंजेक्ट कर देते हैं। तो जो ये प्लाज्मा होता है इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है और जो आजकल सबसे ज़्यादा ये कॉमन जिस लिए है वो है बॉल्डनेस या हेयर फॉल। और मेल पैटर्न बॉल्डनेस आपको पता है कितना कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ लोग होते हैं 20s में या 30s में ही उनके जो हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ जाने लगती है क्योंकि इतना हेयर फॉल होता है। तो उसको अगर आप रेगुलरली पीआरपी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उस रिसीडिंग लाइन को आप कुछ समय तक रोक सकते हैं। दूसरा, कई लोग आजकल आपने देखा होगा हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर भी लेते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी कराने से उसका और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो नए बाल लगवाए हैं उनकी डेंसिटी और बढ़ जाती है और उनके जो ग्राफ्ट्स लगवाए हैं उनका सक्सेसफुल होने का भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट। और फीमेल्स के लिए मैंने सुना है कि फेशियल्स भी, पीआरपी फेशियल्स, पिगमेंटेशन एंड रेजुविनेशन के लिए पीआरपी फेशियल्स चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तो सही कहा कितने आपने। बेनिफिट्स हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। वेम्पायर फेशियल के नाम से ये काफ़ी पॉपुलर है, ऑल्दो ये फेशियल नहीं है। इसमें हम ये करते हैं कि पीआरपी बना लेते हैं, मतलब ब्लड लेकर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को अलग करते हैं। और इसके बाद हम वापस से इसे फेस पे इंजेक्ट करते हैं। इसके इफ़ेक्ट को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हम साथ में माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं। तो माइक्रो नीडलिंग और पीआरपी से ये फ़ायदा होता है कि जब ग्रोथ फैक्टर्स अंदर जाते हैं तो वो वहाँ पे कोलेजन बिल्डअप करते हैं, जिससे फाइन लाइंस कम होंगी, ओपन पोर्स कम होंगे, स्किन रीटेक्सचराइज होती है, स्किन रीमॉडल होती है, मतलब स्किन की स्मूथनेस और टाइटनेस भी बढ़ती है, चेहरे पे ओवरऑल ग्लो आता है। और कुछ लोग कहते हैं कि बार बार ये ट्रीटमेंट लेने से उनकी स्किन बहुत सपल हो जाती है। ओके, ग्रेट। सो इज़ इट पेनफुल? आपने कहा कि इंजेक्ट करते हैं, तो इसमें कुछ पेन होता है? देखिए, ये जो ट्रीटमेंट होता है ये बहुत ही फाइन नीडल्स के हेल्प से होता है। तो उसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन उस डिस्कम्फर्ट को भी पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए हम फेस पे या स्कैल्प में एनेस्थीसिया देते हैं। तो हम फेस पे एक क्रीम होती है, एनेस्थेटिक क्रीम, 45 मिनट से 60 मिनट के लिए लगाते हैं, तो पूरे चेहरे की स्किन नम हो जाती है। उसके बाद ये ट्रीटमेंट करने से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ओके, ग्रेट। और इज़ इट रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट? कितना % रिजल्ट मिलता है? ये डिपेंड करेगा कि किस प्रॉब्लम की वजह से ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर बॉल्डनेस के लिए किया जा रहा है तो इसमें कम से कम आपको 4-5 सिटिंग का वेट करना होगा बिफोर यू कैन सी रिजल्ट। ये धीरे धीरे करके हेयर फॉल को कम करता है और डेंसिटी को बढ़ाता है। लेकिन हेयर फॉल के बहुत सारे कारण होते हैं, तो अगर जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका पूरा एवेल्युएशन करते हैं कि उसको किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और पीआरपी के साथ साथ उस प्रॉब्लम को भी ट्रीट करते हैं। तो आप इंटरनली भी आप ट्रीट करेंगे? डेफिनेटली, और तभी होलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा और तभी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम डॉक्टर रितु। यस डॉक्टर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे। व्हाट इज़ दिस मेडिफेशियल? क्योंकि आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ कि मेडिफेशियल और बहुत डिमांड्स आती है कि मैम मुझे मेडिफेशियल कराना है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस मेडिफेशियल, प्लीज़ क्लियर मी व्हाट इज़ दिस मेडिफेशियल। टू टेल यू ऑनेस्टली गाइज एंड डॉक्टर रितु, मुझे भी नहीं पता कि मेडिफेशियल क्या होता है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ फिर भी। हाँ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, मुझे लगता है कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का नाम नहीं है। और मेडिफेशियल्स में क्या करते हैं, मतलब मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है इतने सालों में, कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे लाइट केमिकल पील्स हो गए, या माइक्रोडर्माब्रेशन है जो आपके डेड सेल्स को निकाल देता है,
या इवन PRP फॉर दैट मैटर, क्योंकि हम उसे पॉपुलरली वेम्पायर फेशियल बोलते हैं, राइट। तो इस तरह के जो लाइट ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको हम साइंटिफिक मसाज के साथ मिक्स करके 5 to 10 मिनट्स, जिसमें आप प्रेशर पॉइंट्स को टारगेट करते हो फेस पे, एंड एट द एंड आप कोई ऐसा फेस पैक देते हो जो स्किन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप इस फील्ड में हो तो ये तो आप मुझसे भी अच्छा बता पाएंगे कि अगर ऑयली स्किन है तो कौन सा फेस पैक देना चाहिए, या ड्राई स्किन है तो कौन सा फेस पैक देना चाहिए। तो इस तरह से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स को मिलाकर भी हम एक पैम्परिंग सेशन बना सकते हैं क्लाइंट्स और पेशेंट्स के लिए, ओके, राइट, जहाँ उनको रिजल्ट भी मिल रहा है, एट द सेम टाइम वो पैम्परिंग भी मिल रही है जो वो एक सैलून में एक्सपेक्ट करते हैं। यस ऑफ कोर्स, राइट। तो So मुझे that लगता है can कि be यही मेडिफेशियल medifacial. होते हैं। And राइट। doctor, one more question please. हाँ। केमिकल पील एंड माइक्रोडर्माब्रेजन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि यहाँ पर केमिकल पील के नाम से अभी पेशेंट्स डरते हैं कि केमिकल होगा, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। ठीक है, ये मुझे पता है, इस तरह के डाउट्स हमारे मन में होते हैं जब हम केमिकल वर्ड पढ़ते हैं तो। राइट। और तो पहले मैं आपका पहला क्वेश्चन बताती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। माइक्रोडर्माब्रेजन जो होता है वो एक मशीन की हेल्प से करते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स जो होते हैं उसकी हेल्प से हम स्किन के डेड सेल्स निकालते हैं, ठीक है। केमिकल पील्स में क्या कर रहे हैं, आप एक सोल्यूशन लगा रहे हैं, एक लिक्विड लगा रहे हैं चेहरे पे, जिसे आप कुछ समय के लिए रखते हैं, जैसे 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी पील है और क्या कंसर्न है पेशेंट का, और उसके बाद उस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करके साफ़ कर देते हैं। माइक्रोडर्माब्रेजन में क्या होता है, तुरंत ही जितने भी लूज डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। केमिकल पील्स में ये प्रोसेस धीमे धीमे होता है, एक्सफोलिएशन होता है, लेकिन हफ्ते 10 दिन का टाइम लगता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, माइक्रोडर्माब्रेजन हल्का ट्रीटमेंट है, सुपरफिशियल ट्रीटमेंट है, मतलब जो डेड सेल्स ऊपर हैं सिर्फ वही निकल पाते हैं। बट केमिकल पील्स में क्या होता है, अगले दिनों तक, कुछ दिनों तक केमिकल पील्स आपके स्किन के अंदर जाकर डीप एक्सफोलिएशन करते हैं। So chemical peel is more result oriented treatment, हाँ, comparison to microdermabrasion. माइक्रोडर्माब्रेशन केमिकल पील से आप कुछ स्टर्बन कंसर्न्स को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम जो है, जो जल्दी ठीक नहीं होती है। एक्ने को हम ठीक कर सकते हैं। एक्ने की प्रॉब्लम जो स्टर्बन होती है, जल्दी ठीक नहीं होती है। इस तरह की चीज़ों को हम केमिकल पील से बेटर टारगेट कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो ऑल दीज आर रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स, राइट। और केमिकल वर्ड से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रिफाइंड मेडिकल ग्रेड पील्स होते हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशंस डिफाइंड होते हैं, कितने समय तक रखना है, किस तरह से हटाना है, फिर क्या प्री एंड पोस्ट केयर है, ये सब चीज़ डिफाइंड है। पोस्ट केयर बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, बिल्कुल। नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।